हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे। वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे। हालांकि इसको हमें सबसे पहले एक नंबर पर पढ़ाना चाहिए था। हुआ ये कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे थे जिनके पास बुक वगैरह नहीं थी। उन्होंने कहा कि सर नहीं, ऐसा करते हो कि आप क्योंकि कोविड-19 के कारण दूसरा वाला चैप्टर इस वर्ष पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि तीसरा चैप्टर हमें स्टार्ट करवा दो। तो बस वहीं से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो हालांकि दूसरा भी नहीं पढ़ाया है, तो वो इस वर्ष इस पाठ्यक्रम में है नहीं, तो नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं। पहला चैप्टर रह गया था। चलिए हम यहां आज पहले नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले चैप्टर में जो रियल नंबर हैं मानी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब कुछ आपको पहले पढ़ना है। और फिर इसके बाद में इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय है, उसको भी पढ़ना है और उस पर कुछ प्रश्न हैं, उसका क्या क्या उपयोग है, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो जो पहले प्रारंभिक स्तर की चीजें हैं जो कुल कक्षा 9 में आपको पढ़नी चाहिए थी, कक्षा 8 में पढ़नी चाहिए थी, और वो शायद आपने पढ़ी होंगी, लेकिन रिकॉल करवा देते हैं आपको एक बार। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के हम ये ऐसे कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट कर देते, ठीक। एक दूसरे प्रकार की संख्याओं को हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर के बोलते हैं, उसको W से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका इसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक। इसको आप Z से प्रदर्शित करते हैं। ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार से आपका एक और आगे पढ़ाएंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक, परिमेय संख्याएं। और मानी इसको कहेंगे रैशनल नंबर, है ना, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। और एक आपका अगला जाएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऊपर यहां पर C सिंबल एक लगा देते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने का सिंबल है, ठीक है। अब समझिए कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अपरिमेय और परिमेय ये क्या है, थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर हम इनको भी आपको बता दें। देखिए, गिनती में आने वाली संख्याएं जिनको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 मनी काउंट कर सकते हैं, नंबर 1 से लेकर के 2 3 4, और हम कह सकते हैं ये कभी ना खत्म होने वाली संख्याएं। ऐसा नहीं है कि 9 तक जाएं फिर इसके बाद खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट, मतलब सारी संख्याएं जो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। ये पूर्ण संख्या क्या है? वास्तव में थोड़ा सा एक शब्द इसमें एक और अंक जोड़ेंगे, 0। तो 0 में यदि हम n जोड़ दें तो ऐसे मानो कि विद 0 के हमारी संख्याएं जो बनेंगी उनको हम कहेंगे क्या? होल नंबर, मानी पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इनको हम लिखेंगे 0 से, और 0 1 2 3 4 और एंड डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं वास्तव में क्या है? देखो, 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस में जाएंगी, 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट ऐसे आगे, ठीक। अगर हम थोड़े बैक करके आए तो यहां पर कह सकते हैं -1 -2 -3 और डॉट डॉट करके इधर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी माइनस वाली संख्याएं और सभी प्लस वाली संख्याएं विद 0, मतलब सभी माइनस के पूर्णांक और सभी प्लस पूर्णांक विद 0, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इन पूर्णांकों को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाले पूर्णांकों को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं के ऊपर। तो ये परिमेय संख्या क्या है?
परमेय संख्याएं वास्तव में ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिनको किस प्रकार लिखा जा सकता है? P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि निश्चित रूप से Q का मान किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे P और Q ये क्या है? P मानी P भी ये आपका कोई एक पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक। और ये Q भी आपका एक पूर्णांक है, ठीक। P और Q पूर्णांक हैं, और जबकि इसको याद रखना है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूर्णांक तो चूंकि हमने आपको बताया कि शून्य भी पूर्णांक है, लेकिन ये शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक है। मतलब Q जो है वो शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। जैसे पूर्णांक जो है वो 1 2 3 4 प्लस, मतलब प्लस में है, और इधर से आए तो -1 -2 -3 -4, ये भी सारे पूर्णांक हैं, और इसमें शून्य भी पूर्णांक है। तो शून्य को छोड़ दें, Q का मान शून्य ना हो, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये सारी संख्याएं आपकी P बटे Q के रूप में जो लिखी जाती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन याद रखना है कि जो Q है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और शर्त है, वो क्या है कि P और Q, ये आपकी जो दो संख्या हमने बताई P और Q, इन दोनों का अगर हम HCF निकालें, HCF मानी महत्तम समावर्तक निकालें, तो सदैव 1 निकलना चाहिए। आप बता सकते हो एक कब निकलता है? एक तब निकलता है जब इसका और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है ना, तभी उसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। तो याद रखना है कि परमेय संख्याओं में हम, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको परमेय संख्याओं के उदाहरण दें, जैसे हम कहें 1/2 ये आपकी परमेय संख्या है, या हम इसको ऐसे कह दें 2/1 ये भी परमेय संख्या है। मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं, ये देखो पूर्णांक लिखे, ये पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक के अगर हम बटे में 1 लिख दें तो यहां पर ये सारी संख्याएं परमेय संख्याएं बन जाएंगी। मानी सारे पूर्णांक होते हैं वो परमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ये याद रखना है आपको। देखिए ध्यान दें, हमने आपको बताया कि ये 1/2 ये भी आपका क्या है? परमेय संख्या है। 2/1 ये भी परमेय संख्या है ना। अब अगर हम ये लिख दें कि 2/4, बताओ ये परमेय संख्या है या नहीं? ये परमेय संख्या नहीं है। हाँ, हालांकि इसका जो हल करके हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इसका हल करेंगे, कितना होगा? 1/2। अब ये परमेय हो गई, लेकिन ये संख्या हमारी परमेय नहीं है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आएगा। इसका HCF कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 2/4 जो संख्या है वो परमेय संख्या नहीं है, जबकि इसी का हल 1/2 होता है, ये संख्या परमेय संख्या है। आए समझ में? इसके बाद आ जाओ अपरमेय संख्या की बात कर दें। तो अपरमेय संख्या क्या, हम कैसे कहेंगे कि अपरमेय संख्या है? हमने आपको बताया कि अपरमेय संख्याओं के लिए क्या बताया? अपरमेय संख्याएं जो होती हैं, ये हमने आपको बताया कि जो पूर्णांक होते हैं वो P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम ये ऐसे ही कहें कि जैसे √2 है, √3 है, मतलब ये कि जो भी अभाज्य संख्या है, देखो हम ऐसे लिख दें, अभाज्य संख्याओं का जो √ का निशान लगाएं, अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं हैं उस पर √ का निशान लगा दें, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अब आप ये कहोगे कि जैसे हम ये कहें कि अभाज्य संख्या हमारी 3 है और इस पर √ का निशान लगा दें, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? ये संख्या आपकी अपरमेय संख्या हो गई। आप ये कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो ये तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, ये हो गई P/Q के रूप में। लेकिन हमने ये भी तो कहा है कि ये पूर्णांक होना चाहिए। अब बताओ √3 क्या पूर्णांक है? नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। जो √ में संख्याएं लिखी होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए एक और समझो बात, जैसे कोई संख्या हमारी ये लिखी है P/Q के रूप में तो लिख जाए, लेकिन अगर उसका हल करने के बाद कभी ऐसा मिले, जैसे हल करने के बाद जैसे कोई संख्या हमारी है 4/3, ठीक, इसका अगर हम हल करते हैं तो ये हल करने के बाद संख्या हमारी क्या आएगी? जैसे 1 दशमलव आगे अगर हम इसको हल करते जाएं तो 3 3 3 3 ये इस तरीके से आएगी। तो ये संख्या हमारी क्या है? ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर कभी ऐसी आ जाए, कैसे? अगर इसका हल करने पर कोई ऐसी राशि आपको दे P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन उसको जब हल करें तो हल करने पर कभी ऐसा आ जाए, कैसा? देखिए इसको ही हम रब करके बता दें आपको
जैसे हल करने के बाद कोई p बटे q वाली संख्या जो लिखी है उसको हल करने के बाद आ जाए 1.2314562 इस तरीके से आगे आता चला जाए। मतलब कोई एक निश्चित क्रम में यहां पर पुनरावृत्ति किसी अक्षर की किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, तो इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखी है तो इसको भी हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे एक बात और उदाहरण के तौर पे हमारे पास आती है कि ये पाई जो है वो क्या है? पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे कि सर पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 ये क्या है? ये परिमेय है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, बहुत जगह पे हमने देखा है। वास्तव में रियल बात यह है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। इसको हल करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई गई है कि पाई का मान 22/7 के लगभग होता है। ठीक है, रियल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये संख्या p/q के रूप में लिखी गई है और इसका यहां पर अगर हम भाग भी करेंगे तो भाग हमारा चला जाएगा। मानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसलिए 22/7 हमारी परिमेय संख्या है, जबकि पाई ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से आपने परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपने पढ़ा, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। जो इतना सब सिस्टम हमने आपको बताया, 5 प्रकार की संख्याएं ये लिखी हुई हैं, इनको सबको मिलाकर के हम कहेंगे ये संख्याएं सब क्या हैं? ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ये संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। मेरे ख्याल से रियल नंबर का आपने कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब रियल नंबर के बाद हम सीधा आपके पास पहुंचते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ एग्जाम्पल करने हैं, कुछ भाग करने हैं जो कि आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। देखो, अगर हम 3 का भाग करते हैं 5 में तो कैसे करेंगे? 3 का यहां पर देखो 3 एकम 3 और इसको हम अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अगर यहां देखिए भाग करें 4 का, इसमें भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और इससे अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये भी आपका 1 बचेगा। यहां देखिए 4 का अगर हम भाग करें तो 4 छंग 24, ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहां पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर 5 से डिवाइड करना है किसको? 4 को। तो अब यहां तो थोड़ी समस्या सी लग रही, क्योंकि यहां पर हमें जिससे भाग देना होता है वो संख्या छोटी होती है, जिसमें भाग देना होता है वो संख्या बड़ी होती है, जबकि यहां पर थोड़ी उल्टी सी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे मानते हैं कि 0 बार भाग जाएगा, मानी 1 बार अगर जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या 4 5 से बड़ी होनी चाहिए, और ये संख्या 5 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 1 से भी कम बार जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या ये जाएगी मान लो 0 बार। तो 0 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? आएगा 0 आएगा, और इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, चलिए देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये 5 लिखा है तो इस 5 को लिख सकते हैं कितना? 3 × 1 + 2। तो 3 एकम 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 बराबर 4 × 6 + 1। इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 24 बराबर लिखेंगे 4 × 6 + 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 बराबर 5 × 0 + 4। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारे पास ये संख्या 5 थी, तो ये 5 बराबर हमने क्या किया? 3, ये 2 संख्याएं थी हमारी 5 और 3, मानी 5 में भाग देना था किसका? 3 से भाग देना था। तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर 3 × 1 + 2। और इसी प्रकार ये देखिए 25 लिखा है, 25 को कैसे लिखेंगे? 25 बराबर लिख सकते हैं 4 × 6 + 1। और ठीक इसी प्रकार 24 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 × 6 + 0, और 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 × 0 + 4। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मेट बन के तैयार हुआ है वो क्या है? देखिए समझे बात ध्यान से। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देना होता है
चलिए लिखा रहने दो। जिसमें भाग देना होता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें हमें भाग देना होता है उसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है। और ये हमारा जो आंसर आता है इसको क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। और जबकि हमारा ये जो शेष बचता है इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार इसमें क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे भाजक। ये है हमारा भाजक जिससे भाग देते हैं, और ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा भागफल है, जबकि ये हमारा शेषफल है। और शेष इसी प्रकार आगे वाले ये इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, तो ये इससे देखो ध्यान दें थोड़ा। यहां पर ये 5 क्या है हमने बताया, ये भाज्य है, तो ये हमारा लिखा जाएगा भाज्य। भाज्य बराबर 3 को क्या हमने बताया? 3 को बताया भाजक, तो इसको लिखना है भाजक गुणे 1 को क्या बताया हमने? 1 है भागफल, और प्लस 2 को हमने क्या बताया? 2 को बताया शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारा एक बन गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हमने आपको देखिए ये भाज्य जो लिखा हुआ है, भाज्य को इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या लिखते हैं? ये जो भाज्य लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है बी। क्या लिखना है? इसको बी लिखना है। जिससे भाग देते हैं, ये आपका जो भाज्य लिखा है इसको आपको क्या लिखना है? ए लिखना है। और जो भागफल है इसको आपको क्या लिखना है? क्यू लिखना है। जबकि जो शेषफल लिखा है इसको आपको क्या लिखना है? आर लिखना है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? देखिए भाज्य मानी हमने क्या बताया? भाज्य मानी बताया ए, तो ए बराबर भाजक मानी क्यू गुणे भागफल। भागफल मानी क्या बताया हमने? सॉरी, भाजक मानी क्या? इसको लिखना है बी। देखिए भाजक बराबर क्या है? बी, और भागफल क्या है? भागफल है क्यू, और प्लस शेषफल कितना है? देखिए आर। तो ये हमारा फॉर्मेट एक बनके तैयार हो गया। इसको हम कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। जबकि देखो याद रखना है आपको, मानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर आपको समझने वाली बात है, ये देखो ध्यान दें, ये क्या है? आर है। तो आर का मान देखिए ध्यान दें, आर का मान सदैव, ये जो आर लिखा है ये वाला, इसका मान सदैव बी से छोटा होता है। इसका मान देखिए ये 2 है, और यहां पर ये क्या है? ये 3 है। तो ये आर जो भी आएगा उसका मान बी से हमेशा छोटा आएगा। मानिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर का मान क्या होना चाहिए? आर का मान सदैव बी से छोटा होना चाहिए। ये देखिए आर है ना, ये आर का मान छोटा होना चाहिए, ये बी का मान बड़ा होना चाहिए। अगर ये बी का आर का मान बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसलिए ये हमारा छोटा होना चाहिए, आर का मान छोटा होना चाहिए, काहे से? बी से। जबकि आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। आर का मान देखें, ध्यान दें, ये आर है ना, आर का मान 0 भी हो सकता है और आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर हम दोनों नियमों को एक साथ मिला के रख दें तो क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं आर इज लेस देन बी और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर का मान बी से छोटा होगा, जबकि आर का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा फॉर्मेट दिख रहा है यही वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, जबकि b का मान सदैव r से छोटा होगा। देखिए इसका मतलब समझिए बात ध्यान से, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब हमने ये आपका देखो, इसको क्या कहते हैं? ये भाज्य है, उसको क्या कहेंगे? a। ये भी धनात्मक होना चाहिए, और जो b है अर्थात जो भाजक है वो भी आपका धनात्मक होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि ये आपके जो
भाजक और भाज्य हैं वो वास्तव में कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। काहे के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए ए और बी दोनों धनात्मक होने चाहिए। जबकि आगे और बात लिखा है, Q और R ये अद्वितीय, तो को क्या लिखा है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, पूर्ण संख्याएं मानी पूर्ण संख्याएं, हमने आपको बताया पूर्ण संख्याएं क्या है। देखो दोनों बातें समझे, ये आपके हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है। जबकि Q और R क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या है जिसमें कि जीरो भी शामिल आता है। ये जीरो भी हो सकता है, मतलब Q और R के मान जीरो भी हो सकते हैं, जीरो से आगे मानी 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि A और B वास्तव में कैसे होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और दोनों धनात्मक होनी चाहिए। जबकि ये आपके Q और R ये जीरो से लेकर के आगे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये आपके Q और R क्या है, पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कंप्लीट होता है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आपको दो संख्याओं के बीच जो HCF ज्ञात करना होता है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होता है, उससे इसका प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम दो संख्याओं के बीच मासा ज्ञात कर सकते हैं, मानी महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कंप्लीट जब करवाएंगे तब आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।